एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 बायोलॉजी का एक चैप्टर का नाम है द सेल। तो मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि इस चैप्टर को भी एक्सप्लेन करूं मैं। सो हियर आई एम विद द वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अ सेल इज द बेस और द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक या बेस स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करी जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मेरा मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। कोई भी लिविंग बीइंग, प्लांट्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। ये मैंने आपको किसी और क्लास 6 की वीडियो में भी पढ़ाया था। आज इस बार फिर बता रही हूँ कि जो ह्यूमंस हैं वो सोशल एनिमल्स होते हैं। तो ह्यूमंस एनिमल की ही कैटेगरी में कभी कभी इंक्लूड करे जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्लांट, ह्यूमन या फिर एनिमल, पौधा हो, इंसान हो या जानवर हो, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एक सेल होता है और फंक्शनल यूनिट भी जो है वो एक सेल होता है। जो एक ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, वो मिलके टिश्यू बनाते हैं। और ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, दे मेक एन ऑर्गन, ठीक है। और जब ऑर्गन एक टाइप के ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम बनता है, जब सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ कंबाइन होके काम करते हैं तो बनता है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी आपने देखा, ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो हमारी है वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, एक सिंपल सा नहीं है। इसमें बहुत सारे सिस्टम एट द सेम टाइम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो अगर हम रिवर्स में देखें तो ऑर्गन सिस्टम आता है, ऑर्गन आता है, टिश्यू आता है, लेकिन जो बेसिक जिससे शुरुआत हुई थी एक ह्यूमन बॉडी के बनने की, जिससे ह्यूमन बॉडी बनी है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसमें हमारा सेल आता है, ठीक है। एनी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स इन इट्स बॉडी, इसलिए हम इसे फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। मैंने भी आपको बताया कि इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। नाउ आई एम टेलिंग कि फंक्शनल क्यों कहते हैं। किसी भी ह्यूमन बॉडी में जब भी कोई काम होता है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म होता है, वो बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी की वजह से ही होता है। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिज्म की बात करी, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से आई मीन ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। For example, it is the cells at the tip of the roots in the plants that absorb water and minerals from the soil. तो जो soil होता है, जो मिट्टी होती है, उसमें water होता है, ठीक है, आप पानी देते हो और पानी में ही कुछ dissolved minerals होते हैं जो कि पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं, एक पेड़ के लिए, प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं to grow properly। तो जो ये water और minerals हैं, इसको ये पेड़ तक कैसे पहुँचते हैं, ये अब्जॉर्ब करता है। कौन अब्जॉर्ब करती हैं, रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं। और कैसे करती हैं, बिकॉज क्योंकि जो रूट्स हैं उनकी जो टिप होती है, उसकी जो सेल होती हैं वो सेल्स अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। आप जब क्लास 8th में आओगे तो यू विल स्टडी अबाउट रूट हेयर सेल्स। तो वो दैट इज नथिंग बट जो रूट है उसी का एक सेल होते हैं। जो लीव्स में सेल्स होते हैं, लीव्स में एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल। आपने लीफ चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको उसमें पढ़ाया गया है, मैंने भी पढ़ाया आपको। जो क्लोरोफिल होता है ना लीव्स में, क्लोरोफिल इज अ सब्सटेंस जो कि लीफ को ग्रीन बनाता है और साथ ही साथ फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो जो लीव्स में सेल होता है और वो सेल जिसमें क्लोरोफिल होता है, उसकी हेल्प से फूड बनाते हैं पौधे, या कह लो सेल्स या फिर लीव्स बनाते हैं बाय यूटिलाइजिंग। कैसे बनाते हैं पौधे अपना खाना, बाय यूटिलाइजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिमिलरली, ये तो हमने बात करी प्लांट्स की। इसी तरह से जो एक एनिमल होता है, एक जानवर होता है, या फिर यू कैन से एक जो इंसान होता है, वो किससे मूव करता है, क्या इट कैन मूव बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ इट्स मसल सेल्स। उसकी जो मसल सेल्स होती हैं, ये अभी आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे, जो उसकी जो मसल सेल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाती हैं। और सिर्फ इसी कारण से एक जो ह्यूमन है या फिर कोई भी एनिमल जो है वो मूव कर पाता है, चल पाता है।
जो सेल होता है वो इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, ठीक है, ऑन इट्स ओन, खुद के बल पे, और वो सारा का सारा जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो खुद से परफॉर्म कर सकता है। और इसी वजह से हम सेल को एक नाम देते हैं, दैट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बहुत एक बेसिक सा ये क्वेश्चन है। जो सेल्स होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, और इस वजह से उन्हें हम आँखों से, मतलब नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो नहीं देख पाते हो, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन सी देम थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो उससे आप एक सेल को देख सकते हो। अब सेल की डिस्कवरी कैसे करी गई थी, उसका खोज कैसे किया गया था? तो जो इमेज है इसे फॉर नाउ 1 मिनट के लिए इग्नोर करो। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है इसको ज़रा से पढ़ते हैं। सेल्स वर नॉट डिस्कवर्ड अंटिल द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि सेल बहुत ज़्यादा छोटे थे और उनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता था। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी। तो जब एक बारी जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर कर ली गई, उसके बाद सेल की डिस्कवरी करी गई, ठीक है। जब आपके पास माइक्रोस्कोप ही नहीं तो आप देख ही नहीं सकते सेल को, इसलिए जो सेल की डिस्कवरी है वो माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद हुई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और लेट मी टेल यू, जो माइक्रोस्कोप है उसको इन्वेंट किया गया था, डिस्कवर नहीं किया गया था। इसका मतलब ये माइक्रोस्कोप को बनाया गया था, लेकिन सेल को हमने नहीं बनाया, हमने सेल को सिर्फ डिस्कवर किया है, उसको खोजा है, ढूंढा है उसको, ठीक है। सो किसने बनाया था पहली सिंपल माइक्रोस्कोप? जो ये आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हो, ये फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप है जो बनाई गई थी डच साइंटिस्ट एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप डेवलप करी थी और ये डच साइंटिस्ट थे। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे फ्यूचर में भी पढ़ोगे। इट वॉज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेंस। जो इनका सिंपल से माइक्रोस्कोप थी ये सिंगल लेंस से बनी हुई थी और इसीलिए हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अब जो ये माइक्रोस्कोप है इसकी हेल्प से इन्होंने इसकी वजह से, इसका जो यूज़ है उसकी वजह से इन्होंने देखा ब्लड सेल्स। किसमें ब्लड सेल्स देखे थे? इन द कैपिलरीज ऑफ द वेब्ड फुट ऑफ अ फ्रॉग। जो एक फ्रॉग होता है, मेंढक, उसका जो फुट होता है वो वेब्ड होता है। कभी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यू विल नोटिस वो वेब्ड फुट होता है। आप गूगल पे सर्च करना वेब्ड फुट ऑफ अ फ्रॉग तो आपको मिल जाएगा। तो वेब्ड फुट ऑफ अ जो फ्रॉग था, फ्रॉग का जो वेब्ड फुट था, जो पैर था उसका वेब्ड, उसकी जो कैपिलरीज थी, कैपिलरीज आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू, कैपिलरीज ब्लड वेसल्स होती हैं। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जो ब्लड वेसल्स होती हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लो या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। नंबर 1 इज आर्टरीज। ये बेसिकली मैं एक ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी ये चीज़ें सिमिलर होती हैं, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज जहाँ पे भी होता है, आप बात करते हो एज अ ब्लड वेसल, तो वो हमेशा थिन ट्यूब्स होती हैं। बेसिकली देयर आर थिन ट्यूब्स या थिन ब्लड वेसल्स जो कि कैरी करती हैं ब्लड को, ठीक है। सिंपल सा आप ये समझो, ये बहुत पतले से ट्यूब टाइप होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और ये ब्लड को कैरी करती हैं। अब जो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, हमारे ये डच साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने जब देखा तो उन्होंने टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी देखे एक ड्रॉप ऑफ वाटर में। ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब पानी की एक जो बूंद होती है उसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व्ड टाइनी, छोटे छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। Leeuwenhoek was the first to recognize these organisms as living units of living beings. जो ल्यूवेनहॉक थे ये पहले इंसान थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इन ऑर्गेनिजम्स को एज लिविंग यूनिट्स। उन्होंने कहा था कि ये जीते जागते यूनिट हैं इंसानों में या लिविंग बींग्स में, जीते जागते बींग्स में, ठीक है। हाउएवर, लेकिन उन्होंने इनका नामकरण नहीं किया था। डिड नॉट कॉल देम सेल्स। जो नाम सेल है उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने बस ऑब्जर्व किया था और ये पहले थे जिन्होंने कहा था कि लिविंग बींग्स में जो सेल्स होते हैं, मतलब जो भी ये यूनिट होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो होता है, ये जीवित होते हैं, ये लिविंग होते हैं। अब देखते हैं नामकरण सेल्स का किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने 2 लेंसेज को यूज़ करके एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, डिवाइस किया था।
इन्वेंट किया था, ठीक है। मैंने आपको ऊपर अभी बताया एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक जो थे, उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, ही हैड इन्वेंटेड अ सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सिंगल लेंस का यूज करके। वहीं पर जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था 2 लेंसेज का यूज करके। ऑलराइट, अब जब इन्होंने बना लिया, नाउ व्हाट हैपेंस इज इन्होंने स्टडी किया एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप। कॉर्क क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगी आगे जस्ट फर्दर में। सबसे पहले जो देखो इन्होंने स्टडी किया था एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क इज नथिंग बट जो ट्री का बार्क होता है ना, ट्रंक कह लो, या बेसिकली जो बार्क होता है ट्री का, उससे कॉर्क को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो उसकी जो स्लाइस थी उन्होंने उसे ऑब्जर्व करी जब, तो अपने माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने देखा उसको, तो इनको पता चला कि उसमें स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स उनको मतलब नजर आए, दिखाई दिए स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स और कुछ नहीं बल्कि सेल्स थे, और इसका नामकरण अब की बारी किसने कर दिया, रॉबर्ट हुक ने। मैं इतनी देर से आपको सेल के बारे में पढ़ाई जा रही हूँ। दिस इज द पिक्चर ऑफ हाउ एग्जैक्टली अ सेल लुक्स लाइक, ठीक है। इसमें क्या स्ट्रक्चर है, ये क्या अजीब सी चीज़ है, यू मस्ट बी थिंकिंग बट डोंट वरी, हर एक जो स्ट्रक्चर है। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज़ अभी आपको बता देती हूँ। देखो ये जो चीज़ है ना, इसको बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री का एक अलग से नाम है, ये आपको मैं अभी पढ़ाऊंगी इन जस्ट वाइल। सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और जो इस टाइप के, देखो मैं अभी येलो से आउटलाइन कर रही हूँ, जैसे ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। तो जो ये स्ट्रक्चर्स है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं आपको पता है, इन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। जैसे एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये ग्रीन वाला पोर्शन है, तो ये सारे क्या है, ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं। इन सबके अपने अलग अलग डिफरेंट काम होते हैं। जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, बट हल्का सा मैं आपको इस वीडियो में भी बताने वाली हूँ इनके बारे में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो वर्ड सेल है इसको डिराइव किससे किया गया है, थोड़ा सा इस वर्ड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो ये वर्ड है इसको डिस्कवर किया गया, डिराइव किया गया फ्रॉम द वर्ड सेल्यूला। ये एक लैटिन वर्ड है और इस वर्ड का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। और क्योंकि रॉबर्ट हुक ने उसमें देखा था कि वो स्मॉल छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो मतलब निकलता है स्मॉल कंपार्टमेंट, और इस वजह से लैटिन वर्ड से डिराइव हो गया द वर्ड सेल। इसलिए क्योंकि ये नामकरण जो है रॉबर्ट हुक ने दिया था, इसलिए ये क्रेडिट कि किसने डिस्कवर किया, और पहली बारी जो क्रेडिट दिया जाता है वो रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। बट पहली बारी ऑब्जर्व किसने किया था, वो थे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है। मैंने जैसा अभी आपको ऊपर बताया, जो सेल है कॉर्क होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। जो एक पेड़ का जो बार्क होता है उससे कॉर्क को ऑब्टेन करते हैं, और वो किससे बना होता है, ये उन सेल्स, मरे हुए सेल से बना होता है। अगेन समथिंग इम्पॉर्टेंट, डेड सेल से बना होता है कॉर्क, और इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने एक्चुअली में मरे हुए सेल्स देखे थे, और वहीं पे जो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल्स, लिविंग यूनिट्स ऑफ लिविंग बींग्स। क्योंकि जो फ्रॉग था, वो हमने जिसको ऑब्जर्व किया था, वो फ्रॉग का वेब्ड फुट की कैपिलरीज के ब्लड सेल्स थे। ओके, अब हम कहते हैं कि जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। ऐसा हम क्यों कहते हैं, और क्या क्या सेंटेंसेस इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके बीच पे रीजनिंग वगैरह सब आती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने आपको बता दिया, ऑफ लाइफ कहो, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहो, ऑफ लिविंग बीइंग कहो, ऑफ ह्यूमंस कहो, एनिमल्स, प्लांट्स, एक ही बात है, ठीक है। बेसिकली एक जो सेल है, कोई भी जीवित इंसान है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक चीज़ होनी चाहिए, बस सॉरी लिविंग इंसान, लिविंग बीइंग होनी चाहिए। किसी भी, हर एक लिविंग बीइंग का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेम है, दैट इज अ सेल। जो सेल है इट इज़ केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी वो अपनी सारी, उसको जीवित रहने के लिए जितनी भी प्रोसेसेस करनी है, जितनी भी लाइफ प्रोसेस करनी है, जो भी काम करना है, वो इंडिपेंडेंटली सस्टेन कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। उसे किसी दूसरे इंसान की, किसी दूसरे सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सेल है वो अपने सर्वाइवल के, वो जिंदा रहे, वो जीवित रहे, सर्वाइवल कह लो या सस्टेनेंस एक वर्ड होता है, उसको सस्टेन, वो जीवित रहे, एग्जिस्टेंस यूँ कह लो, एग्जिस्टेंस इज अ मच ईजियर वर्ड। एग्जिस्टेंस, उसको एग्जिस्टेंस में वो रहे, यानी जीवित रहे वो,
मर ना जाए उसके लिए उसको जितने भी एसेंशियल ज़रूरत के फंक्शंस करने पड़ेंगे वो सारे फंक्शंस खुद से परफॉर्म कर सकता है। मोस्ट जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिसका मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, और उनको देखना हो अगर आपको तो आप उनको देख सकते हो थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सॉरी, अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सकते हो। सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी लाइफ को कैसे स्टार्ट करते हैं, एज अ सिंगल सेल, और हर एक जो सेल होता है उसकी भी लाइफ स्पैन होती है। जैसे हर एक लिविंग बीइंग की लाइफ स्पैन होती है, हर इंसान की लाइफ स्पैन होती है, हर पौधे की लाइफ स्पैन होती है, जानवर की लाइफ स्पैन होती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कभी मरेगा ही नहीं, सब एक टाइम पे स्टार्ट होती है सबकी लाइफ, और एक किसी ना किसी टाइम पे सबकी लाइफ ख़त्म भी होती है। सिमिलरली जो सेल होते हैं उनकी भी लाइफ स्पैन होता है, वो भी बॉर्न होते हैं, फिर वो मरते हैं, ठीक है। ओल्ड और जो वॉर्न आउट सेल्स होते हैं, यानी ओल्ड वॉर्न आउट मतलब जो सेल्स मर गए, सिंपल सी भाषा में जो सेल कुछ या तो देखो या तो वो खराब हो गए हैं या फिर वो मर गए हैं, बूढ़े हो गए हैं तो डेफिनेटली वो खराब से हो जाते हैं और परफेक्टली वर्क नहीं कर रहे होते हैं। तो जो डेड सेल्स होते हैं बेसिकली उनको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय न्यू वंस, और वो जो प्रोसेस है इट इज़ अ प्रोसेस नोन एज सेल डिविजन, उसके बारे में हम पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर में बात कर रहे होंगे। मैनी सेल्स, जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वो मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यही चीज़ बताया था, बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यूज जो हैं वो मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइवर्सिटी इन सेल्स। हर एक जो सेल होते हैं ना वो बहुत डाइवर्स होते हैं, सारे सेल्स एक टाइप के नहीं होते हैं, किसी का शेप डिफरेंट होता है, किसी का साइज अलग होता है, तो किसी का नंबर अलग होता है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है इन द नंबर, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर के, शेप के, साइज के, टाइप के सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो एग्जाम्पल में जैसे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं। वहीं अगर हम इंसानों की बात करें, जाए ह्यूमन बींग्स की, तो हम बिलियंस एंड बिलियंस, बिलियंस के भी आगे आप बल्कि जाके कह सकते हो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं हम, बिलियंस एंड बिलियंस कह लो या ट्रिलियंस ऑफ सेल से हम लोग बने होते हैं। ऑल्सो बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस जो बैक्टीरिया है वो एक सिंगल सेल से बना है, तो एक सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना होगा, राइट। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं, और इसी वजह से उनके जो टाइप्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बात करी जाए तो उनमें कौन कौन से सेल्स होते हैं मोस्ट कॉमनली, मतलब और भी बहुत सारे होते हैं जो इंस्टेंटली एक इंसान के दिमाग में आते हैं। दैट इज ब्लड सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, और इस तरह से बहुत सारे और भी सेल्स होते हैं। सिमिलरली जो सेल्स होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो भी डिफर करते हैं ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। एक जो प्लांट होता है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और वो भी डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होता है डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। तो ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की एक इमेज दिखाई है। बात करी जाए शेप ऑफ सेल्स की, तो जो सेल्स होते हैं उनकी हम जब शेप की वेरिएशन की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ शेप। मोस्टली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो उनका एक कांस्टेंट शेप होता है थ्रू आउट देयर लाइफ। लगभग सारे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर का मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बना होता है, तो वो अपना एक कांस्टेंट शेप बनाकर रखता है अपनी पूरी ज़िंदगी, जितना भी उनका लाइफ स्पैन होता है। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके बावजूद वो अपना शेप जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। एंड आई विल टेल यू वन वेरी गुड थिंग विच आई ऑल्सो फाउंड अबाउट बायोलॉजी इज, आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट अजीब अजीब से डायग्राम्स वगैरह बनाने पड़ते हैं जो हमारी बॉडी में दो एग्जिस्ट करते हैं, बट वो बनाने में बहुत डिफिकल्ट होते हैं। बट अमीबा की जो बहुत खास बात है ना, इसको आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बना दिया, ये भी अमीबा है, आप नहीं कह सकते कि ये अमीबा नहीं है। ऑलराइट, बस बीच में मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ठीक। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे कुछ और अलग सा बना दूँ तो ये भी अमीबा है, यू कैन नॉट से कि अमीबा नहीं है। तो इसका शेप कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है,
फिक्स शेप नहीं होता है, इस वजह से बहुत ईजी होता है बनाने में। ठीक है, अगर मैं ऐसा भी कुछ बना कर दे दूँ तो ये भी अमीबा कह सकते हो। ठीक है, अगर वो एक्चुअल में अमीबा है या आप ड्रॉ कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली से। ठीक है, आप कोई भी शेप बना सकते हो जो आपको ईजी पड़ रहा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, मल्टी सेलुलर से मेरा मतलब जिसमें एक से ज़्यादा, मोर देन वन, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, 1+। ठीक है, एक से ज़्यादा जब सेल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे हम लोग जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और वो डिफरेंट शेप्स के सेल से बने होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस। और जो ये सेल्स होते हैं उनका स्पेशलाइज्ड काम होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स का काम जो होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट जो कि एक मसल सेल परफॉर्म करती है। मसल सेल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन का, ताकि एक ह्यूमन बॉडी मूव कर पाए। ठीक है, वहीं पे ब्लड सेल्स का काम होते हैं कि वो जो ब्लड है वो प्रॉपरली अपना सारा वर्क कर पाए। सो इट्स डिफरेंट, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, स्पेशल काम, स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए वो असाइंड होते हैं। ठीक है, वेरियस शेप ऑफ सेल्स की बात करी जाए, इरेग्युलर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स का इरेग्युलर शेप होता है, तो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो सेल्स होते हैं, सेल्स का जो शेप होता है वो फिक्स शेप नहीं होता है और इरेग्युलर होता है। जैसे अमीबा का इरेग्युलर है और फिक्स शेप नहीं है। और एक वाइट ब्लड सेल्स, ओवल शेप की बात की जाए तो जो क्लैमिडोमोनास होता है उसका एक ओवल शेप्ड बॉडी होती है। अब मैं आपको इमेजेस एक बार ही दिखा देती हूँ अच्छे से। तो जो ये है ये अमीबा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप कुछ भी बना दो और बीच में इस टाइप का कुछ ऑर्गेनेलीज बना दो, एक न्यूक्लियस बना दो। न्यूक्लियस क्या होता है यू विल अंडरस्टैंड इन द फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो, या फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी वो। ठीक है, सिंपल सी बात, ये अमीबा हो गया। दिस इज ये यहाँ पे ब्लड के अंदर का दिखाया गया है। ये रेड ब्लड सेल है, ये हमारे अभी हम पढ़ नहीं रहे इसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट, इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं ग्रीन से कर दे रही हूँ, ये हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, एंड दिस इज नन अदर देन क्लैमिडोमोनास। अब और जो शेप है उसमें आता है ओब्लॉन्ग। पैरामीशियम जो है इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल स्लिपर शेप्ड और ओब्लॉन्ग सेल। पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने अभी आपको ऊपर बताया अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, सेम तरह से पैरामीशियम भी एक ऑर्गेनिज्म है। और जो ये ऑर्गेनिज्म है इसका डिफरेंस, ये अजीब सी बात है, ये सिंगल स्लिपर शेप्ड सेल है। सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर हुआ मतलब पैरामीशियम। ठीक है, इसका जो शेप है सेल का इट इज स्लिपर शेप्ड या फिर ओब्लॉन्ग उसको आप कह सकते हो। आई विल जस्ट शो यू द इमेज, ये आप देख सकते हो पैरामीशियम यहाँ पे ये लिखा हुआ है। मैं एक बार, तो जो ये चीज़ है ना, आप देख के अगर मैं हटा दूँ बीच की सेल ऑर्गेनेलीज और ऊपर की लेबलिंग, यू विल एक्चुअली से कि एक स्लिपर है, बट इट्स नॉट, इट्स अ पैरामीशियम, इट्स ऑल्सो नोन एज ओब्लॉन्ग सेल। एक और शेप आता है दैट इज थ्रेड लाइक। थ्रेड लाइक जो होते हैं ना, ये नर्व सेल्स होते हैं, ये लंबे भी होते हैं और थ्रेड जैसे धागे टाइप के दिखते हैं। सो यू कैन सी ये यहाँ पे है, इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ोगे इन क्लास 7th। जो ये चीज़ है ना, इस तरह का जो ये शेप है, इसकी वजह से हम इसे कहते हैं थ्रेड लाइक। जो सेल्स होते हैं एनिमल्स की, जो आउटर लेयर ऑफ स्किन होती है उसमें जो सेल्स होते हैं दे आर फ्लैट, और इसकी वजह से वो एक ज़्यादा लार्जर एरिया जो है उसको कवर कर पाते हैं। प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं वो राउंड हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर या फिर ओवल भी हो सकते हैं। और प्लांट्स में जो सेल वाटर और फूड को कैरी करते हैं वो लंबे होते हैं और पतले होते हैं, लॉन्ग एंड थिन। साइज ऑफ सेल्स की बात करी जाए तो मोस्टली जो सेल्स होते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब उसको आप एक माइक्रोस्कोप के पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर रखकर ही देख सकते हो। उनका जो साइज है उसको मेजर किया जाता है माइक्रोन में या फिर माइक्रोमीटर में। आपने सुना होगा किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मिलीमीटर से भी कम पे आता है माइक्रोमीटर। तो आप सोच सकते हैं उसका साइज कैसे मेजर किया जाता होगा। तो साइज माइक्रोमीटर में मेजर किया जाता है और माइक्रोन में भी किया जाता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1,000th ऑफ अ मिलीमीटर। ठीक है, एवरेज जो सेल साइज है इट रेंजेस फ्रॉम 3 माइक्रोन टू 30 माइक्रोन।
जो यहाँ पे ये सिंबल आप देख पा रहे हो, इट इज लाइक दिस, और जो ये सिंबल है इट इज ऑफ माइक्रोन। तो 3 से 30 माइक्रोन के बीच का एक एवरेज सेल साइज होता है, और जो स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं वो किसके होते हैं? बैक्टीरिया के होते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया भी नेकेड आई से नहीं नजर आते हैं। तो आप समझ ही सकते हो, इमेजिन ही कर सकते हो कि जो उसका सेल होगा वो और कितना छोटा होता होगा। तो जो स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के होते हैं, और उनका रेंज होता है डायमीटर में। डायमीटर में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो नॉर्मली जो मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो डायमीटर की बात करी जा रही है, तो डायमीटर से मेरा मतलब है जैसे ये मेरा जो सर्कल मैंने बनाया है, इसका जो ये बाउंड्री है, इसका जो लेंथ है वो होता है सरकमफ्रेंस, ये आपको पता है, ठीक है। इसके बीच में जो मैंने ये पॉइंट ऐसे बना दिया, तो इस पॉइंट से लेके इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक जो ये लेंथ है, जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है ना, इसको कहते हैं डायमीटर। तो जो ये डायमीटर है ये कितना होता है एक स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बैक्टीरिया का? 0.2 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन के बीच का। जो स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में वो कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज में, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसीज। ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स। जो एक हेन का एग होता है इट मेजर्स अबाउट 6 सेंटीमीटर इन लेंथ, और जो एक ऑस्ट्रिच का एग होता है उसका मेजरमेंट होता है अबाउट 23 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑफ वेरी मच यूज, तो मैंने इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, सिंपल सी बात है, पर बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आज तक पूछा नहीं गया है। अ सेल में बी एज लॉन्ग एज 3 मीटर, एक जो सेल है इट कैन बी एज लॉन्ग, लंबाई की बात कर रही हूँ मैं, डायमीटर में बात नहीं कर रही, लंबाई की बात कर रही हूँ। तो इट कैन बी एज लॉन्ग एज 3 मीटर सच एज द नर्व सेल ऑफ एन एलिफेंट। का मतलब जो एक एलिफेंट की नर्व सेल होती है इट इज एज लॉन्ग एज 3 मीटर्स। नंबर ऑफ सेल्स, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, वहीं कुछ और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं, एक अकेले सेल से बने होते हैं, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। इसके एग्जाम्पल में आते हैं बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लैमिडोमोनस। ऑन दी अदर हैंड वो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स जैसे कि लोटस, रोज, मैंगो, व्हीट, राइस, और एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट्स, फिशेस, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये मल्टी सेल्यूलर होती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स में थोड़ा सा और बात करी जाए तो जो एक ह्यूमन बॉडी होती है उसकी जो सेल्स होती है उनका लाइफ स्पैन होता है डिपेंडिंग ऑन उनका क्या टाइप है और क्या उनका फंक्शन है, ठीक है। दे कैन लिव फ्रॉम अ फ्यू डेज टू अ ईयर। ह्यूमन में जो सेल्स होते हैं वो कुछ दिनों से लेकर 1 साल तक जीवित रह सकते हैं। कुछ जो सेल्स होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके जो पैसेज होता है, एक होता है ईसोफेगस, यू स्टडी इन टर्म 2 क्लास 6 में ही। तो जो फूड पाइप होता है बेसिकली आपका, उसमें जो सेल्स होते हैं, कुछ जो सेल्स होते हैं वो कुछ दिनों तक ही जीवित रहते हैं, और कुछ अदर टाइप ऑफ जो सेल्स होते हैं वो 6 हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। तो जो 1 मंथ होता है उसमें बेसिकली 4 वीक्स होते हैं, तो आप अप्रॉक्स लगा दो 1.5 मंथ्स। सेल्स जो होते हैं एक पैनक्रियाज में दे कैन लिव फॉर एज लॉन्ग एज अ ईयर। पैनक्रियाज के बस जो सेल्स होते हैं ह्यूमंस में, जो पैनक्रियाज होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो 1 साल तक जीवित रह सकते हैं। अब बात करी जाए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल की, तो बहुत सारे ऑल्दो जो मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो वेरी करते हैं अपने शेप, साइज और नंबर की, हर एक ऑर्गेनिज्म में कितना उसमें वेरी करते हैं, उसके बावजूद उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वो सेम होता है, चाहे हम ह्यूमंस की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें। आई मीन डिफरेंस होता है ह्यूमंस और एनिमल्स के सेल में, बट मोस्टली सिमिलर होता है, ठीक है। जो सेल होता है, अ सेल इज लाइक अ टाइनी कंटेनर, वो एक छोटा सा कंटेनर टाइप होता है, तो इसलिए कभी हम उसको इस शेप में बात करते हैं। देखो मैं भी आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। कभी हम कहते हैं कि सेल का ये शेप होता है, तो कभी हम जब बेसिकली बनाते हैं तो हम उसे कुछ यूँ बनाते हैं। तो अगर आप इसको देखो, अगर मैं अपनी जो ये लाइंस मैंने बनाई हैं इसको अगर मैं स्ट्रेट कर दूँ तो क्या आप नहीं कहोगे कि ये एक कंटेनर है? इट लुक्स लाइक अ कंटेनर, राइट? तो जो सेल होता है वो एकदम ऐसा ही होता है। सेल इज लाइक अ टाइनी कंटेनर जो कि बाउंडेड होता है बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन।
दोनों जो ह्यूमंस और एनिमल्स के जो सेल होता है, बेसिकली मैं भी यहाँ पे सेल की बात कर रही हूँ, तो जो भी सेल होता है हर एक सेल में, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, उसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी बाउंड्री है, मैं थोड़ा सा अभी डार्कन कर दे रही हूँ ग्रीन से, यहाँ पे जो ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ये बाउंड करती है एक सेल को, ठीक है। ये इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। इट्स लाइक अ टाइनी कंटेनर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये सेल होता है, इट इज फिल्ड विद जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। The protoplasm has two parts, a darker, denser part called the nucleus and a semi-solid jelly-like part called the cytoplasm that surrounds it. अब ये बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, क्योंकि मैं इमेज तो भी दिखाऊंगी बट ड्रॉ करके अगर आप समझोगे तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो जैसा मैंने बताया, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, और अगर मैं इसके बीच में जो पूरा जो एक सेल होता है, इट इज बाउंडेड बाय, और आप कह सकते हैं ये पूरा भरा होता है विद अ सब्सटेंस दैट इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, तो ये सेंटर में मैंने पार्ट बना दिया, ये हो गया मेरा न्यूक्लियस। ऑलराइट, दिस इज माय न्यूक्लियस, मैं इसको लेबल कर दे रही हूँ ब्लैक से। ये मेरा न्यूक्लियस है, ये एक डार्कर पार्ट है ऑफ माय प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका ये डार्कर पार्ट है, ठीक है। और इसी के आसपास जो, जैसे ये मेरा हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियस। इसके पास में और पूरे जो सेल होता है इसमें भरा होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से जो मैं बना रही हूँ, इस टाइप का ही होता है, सब्सटेंस होता है, और ये पूरा जेली लाइक होता है, भरा होता है ये पूरे सेल में। बेसिकली न्यूक्लियस के जो पास में होता है सराउंडिंग एरिया, उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन पूरे ही जो सेल होता है उसमें ये भरा होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको हम, ठीक है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म ओनली। अब मैं जरा आपको इमेज भी दिखा देती हूँ। हियर यू गो, ये दिस इज द इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस है, इसका जो बीच का सेंटर पार्ट मैंने वहाँ पे भी बनाया था, इट इज न्यूक्लियस। सेल देखो ये प्लांट सेल है, इसलिए आपको दो चीज़ पढ़ने को मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ये हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप अभी से मैं बता दे रही हूँ इन ब्रीफ। जो प्लांट सेल होता है उसमें दो बाउंड्रीज होती हैं, वन इज सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर वन इज सेल वॉल। लेकिन वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ओनली सेल मेम्ब्रेन की बात होती है, वहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, साइटोप्लाज्म, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेली है, एक सेल में पाया गया स्ट्रक्चर, इसका अपना है अलग एक फंक्शन होता है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है, मैंने अभी लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर एक सब्सटेंस होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि लीव्स को ग्रीन रखता है, ठीक है। लीव्स को ग्रीन से हम जहाँ पे भी पाया जाता है उसको ग्रीन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रियन, जिसको हम बेसिकली मोस्टली रेफर करते हैं एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आप देख सकते हो लेबलिंग में। दिस इज गोल्गी अपैरेटस। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या इसमें सेल ऑर्गेनेली है। इसमें तो बेसिकली सभी सेल ऑर्गेनेली है, बट मोस्ट कॉमन जो जिसको हम सेल ऑर्गेनेली का नाम देते हैं, तो उसमें आता है नंबर 1 बीइंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनेली है, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 में आता है माइटोकॉन्ड्रियन, नंबर 4 वैक्यूल, और नंबर 5 गोल्गी अपैरेटस। तो ये सारे जो हैं ये सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो डिफरेंस इन प्लांट सेल एनिमल सेल, दोनों में जो एक मोस्ट कॉमन जो डिफरेंस है, यहाँ पे देखो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है या नहीं, यहाँ पे भी मेम्ब्रेन है, ऐसे लिखी गई है, ये सेल मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। पर यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एंड दैट एडिशनल थिंग इज सेल वॉल। पर यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बेसिक से आपको बताई, उसको अब थोड़ा सा बस आपकी बुक की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। आई एक्सप्लेन्ड इट इन माई ओन लैंग्वेज। जब हम सेल वॉल की बात कर रहे होते हैं तो वो एक नॉन लिविंग आउटर मोस्ट परमिएबल का मतलब है उसके थ्रू कोई चीज़ पास हो सकती है। जैसे मैं अगर वहाँ से वाटर निकल रहा है तो वो उससे पास हो सकता है, और अगर वो पास नहीं हो सकता है तो वो परमिएबल नहीं होता है, वो इम्परमिएबल होता है, ठीक है। नॉन लिविंग होती है सेल वॉल, आउटर मोस्ट बाउंड्री कह लो, आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, परमिएबल होती है, इससे कोई भी चीज़ पास हो सकती है। सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, उससे बनी होती है, और ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की बात करी जाए तो ये शेप देती है सेल को, इलास्टिसिटी देती है, जिसका मतलब वो मतलब उसका थोड़ा सा शेप चेंज हो सकता है सेल का, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये सिलेक्टिवली परमिएबल है,
मतलब सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अपने थ्रू, सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही अपने थ्रू पास होने देती है, और जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब सेल ऑर्गेनेलीज को प्रोटेक्ट करके रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सेल में लाइफ प्रोसेसेस होती है ना, जो प्रोसेसेस खुद के सर्वाइवल एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, खुद को सस्टेन करने के लिए जो काम वो लाइफ प्रोसेस कर रहा होता है, उसको परफॉर्म करने के लिए सेल ऑर्गेनेलीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस होती है सेल के अंदर, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करती है न्यूक्लियस, और इसमें जेनेटिक मटीरियल होते हैं, मतलब जो हम जीन्स की बात करते हैं, GENES वाला जीन्स। ठीक है, तो जो जीन्स की हम बात करते हैं कि अच्छा, बहुत सारे आपने हो सकता है सुना ना सुना से, एक बहुत इंस्टेंटली जो एक एग्जाम्पल घर में ले जाता है, दैट इज किसी के बाल जल्दी सफ़ेद हो गए व्हेन दे आर इन 40s, और नॉर्मली लोगों के 60s 50s 70s में होते हैं। तो क्या ये जाता है कि ये आपके जीन्स में है, या फिर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो दूसरा बच्चा नहीं अच्छा है, तो जो अच्छा है उसको कहते हैं तुम्हारे जीन्स में, मतलब जो पास ऑन हो रहा है थ्रू जनरेशंस, उसको हम कह देते हैं कि वो जीन्स है। मतलब जो फैमिली है उससे एक चीज़ चली आ रही है, वो मोस्टली कह दिया जाता है कि वो जेनेटिक है। ऑलराइट, और हमारी बॉडी में साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि कुछ कुछ जो चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में, दे आर जेनेटिक। मतलब किसी के पेरेंट को अगर थायराइड है तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि जो बच्चा है उसको भी थायराइड हो जाए, अगर प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है वो। तो साइटोप्लाज्म की बात करी जाए तो अब जो ये है, मैंने आपको बताया, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि कंटेन करता है सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज को, और मोस्टली जो ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म होता है, इट इज़ मोस्टली अराउंड द सराउंडिंग एरिया ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ उसको मेक श्योर कि आप इमेज में भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। तो जो एक टिपिकल सेल होता है, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जो हो सकता है आपकी बुक में दिया हो सकता है ना दिया हो, बट एक मेजर जो डिफरेंस है वो मैं अभी आपको फर्दर बताने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन जो एक प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, वो हुआ एक उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, प्लांट सेल या एनिमल सेल के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो सेम होते हैं, जिसको हम कहते हैं टिपिकल सेल। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? एक होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, अनदर है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड द सेल ऑर्गेनेलीज। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई आपको सेल मेम्ब्रेन। इसको अगर आप इमेज में स्पॉट करने की कोशिश करो तो ये रही आपकी सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है साइटोप्लाज्म। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे जो ये चीज़ है, ये चीज़ फैला हुआ है, ये है, ये सब साइटोप्लाज्म है। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि पूरे जो जो पूरा का पूरा जो सेल होता है उसमें कवर्ड होता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया साइटोप्लाज्म भी। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, ज़रा मैं लेबल कर दूँ, नेक्स्ट जो चीज़ आती है इट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पे है इसमें? ये हो गया न्यूक्लियस। अब इसके अलावा जो भी सेल में चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये सेल ऑर्गेनेली है, ये सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली, अगेन सेल ऑर्गेनेली, ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, और इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करी जाए सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ईच सेल इज बाउंड बाय अ थिन डेलिकेट स्किन लाइक मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक जो सेल होता है वो किससे बाउंड होता है, उसकी जो बाउंड्री होती है वो किससे बनी होती है? बाय अ थिन डेलिकेट, पतली सी डेलिकेट सी मेम्ब्रेन जो स्किन की तरह होती है। हमारी जो स्किन है ना उसकी जैसी एक पतली सी डेलिकेट सी मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट अलाउज ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, हेंस इट इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अपने थ्रू पास करने देती है, जिसकी वजह से इसको हम एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं, तो इट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सारे सब्सटेंसेस को ये पास थ्रू नहीं होने देती है, सेल के अंदर नहीं घुसने देती है, ना ही निकलने देती है। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव रिक्वायर्ड जो सब्सटेंसेस हैं वही उसके थ्रू पास हो सकते हैं। एक चीज़ और सेल मेम्ब्रेन के बारे में, इट इज़ इलास्टिक इन नेचर
नेचर में ये इलास्टिक होती है और एनेबल करती है द सेल टू स्ट्रेच टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक सेल को स्ट्रेच करने को अलाउ करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते पर थोड़ा सा। फंक्शंस ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, जो एक सेल मेम्ब्रेन है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। इट गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल, जो सेल है उसको एक डेफिनेट शेप देती है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो मटेरियल अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है उसका जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल कॉम्पोनेंट, सेल के अंदर का जो भी कॉम्पोनेंट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम इंजरी, ताकि उनको कोई इंजरी ना हो, चोट ना लगे। अब बात करिए सेल वॉल की, तो जो सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है। अ प्लांट सेल हैज एन additional protective wall around the cell membrane called the cell wall। ये देखो मैंने सेल में सिर्फ दो चीज़ें रखी हुई हैं, मैं अंदर का पूरा सेल मैंने हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या रखा है मैंने, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। जो पहली लेयर है डार्क ग्रीन कलर की, इट इज सेल मेम्ब्रेन। ये क्या चीज़ है, ये है सेल मेम्ब्रेन। और इसके जस्ट बाद जो एक ये लाइट ग्रीन कलर की है, ये क्या है, इट इज सेल वॉल। जो एक प्लांट सेल है उसके अंदर ये एक एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के बाद, दैट इज कॉल्ड दी सेल वॉल। एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल इसको कहा जाता है। अब जो सेल वॉल है इट इज नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग होती है, परमिएबल होती है, यानी इसके अंदर सारी चीज़ें ईजिली फ्री पैसेज है, कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर पास थ्रू हो सकता है, चाहे अंदर चाहे बाहर। इट इज मेड अप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोज। किससे बनी होती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है नेम्ड सेल्यूलोज, इससे बनी होती है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ अ सेल वॉल, ये प्लांट सेल को एक डेफिनेट शेप देती है, यानी उसका जो शेप है वो चेंज होने नहीं देती है। सेल जो है उसको रिजिडिटी देती है और स्ट्रेंथ देती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का मेजर डिफरेंस यही है कि जो एक प्लांट सेल होता है, ये यहाँ पे ये प्लांट सेल मैंने दिखाया आपको, तभी इसमें आप सेल वॉल भी देख पा रहे हो, लेकिन अगर यही एनिमल सेल होता तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती। अच्छा, अब न्यूक्लियस की बात करी जाए, द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस कहाँ पे है पहले तो ये बता दूं, ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये होता क्या है, ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। जैसे कंप्यूटर का कंट्रोल सेंटर क्या होता है, सीपीयू, सिमिलरली किसी भी सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, वो एक न्यूक्लियस होता है। यूजुअली ये स्फेरिकल या फिर ओवल शेप का होता है और ये सराउंडेड होता है एक डबल मेम्ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, यस, अब आप देख पा रहे होगे, तो ये एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है जो मैंने रेड से किया है, एक और बाउंड्री है जो मैंने अब ब्लू से किया है, ठीक है। आप रुको, ब्लू आपको सही से दिख नहीं हो रहा होगा, लेट मी मेक इट ग्रीन। एक बाउंड्री और है, तो ये दो बाउंड्रीज हैं, यानी ये डबल मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होती है, जो मेम्ब्रेन होती है जिसके वो बाउंड होता है, वो एक डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनक्लोजेज अ कलरलेस डेंस फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर एक क्या होता है, कलरलेस डेंस फ्लूइड, इसका कोई भी कलर नहीं होता है और वो एक डेंस फ्लूइड होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। इसमें जो ये चीज़ें हैं ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही एक न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इट कंटेन्स वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज जिनका नाम होता है न्यूक्लियोलस। आप देख पा रहे हो कि ये न्यूक्लियस के अंदर एक ये येलो सी चीज़ है, जो ये येलो चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं, इसका एक नाम होता है, दैट इज न्यूक्लियोलस। और अगर बहुत सारे होते हैं तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोलाइड। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द क्रोमेटिन नेटवर्क। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक इमेज लगाई है, ये जो है ये एक सिंगल इमेज है ऑफ अ न्यूक्लियस, मतलब ये सिर्फ न्यूक्लियस की है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म, मैं ज़रा सा आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप जो ये ब्लैक देख पा रहे हो, इसको मैं अब पिंक पर्पल से मैंने इसको कर रही हूँ। जो ये है ना, ये चीज़ क्या है कि क्रोमेटिन नेटवर्क है। यहाँ पे जिसको जूम इन करके दिखाया गया है, ये देखो, ये है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क है।
और ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसको हम, जो थ्रेड लाइक सा होता है, एकदम थ्रेड धागे जैसा होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप पता कर पाओगे। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उससे बना हुआ एक नेटवर्क है जिसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है और न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। अब देखो एक बात समझो, जब सेल डिवाइड होता है तो जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। द क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स which are responsible for hereditary characters that are passed on from the parent cell to the new cell। से हम लोग कहते हैं इसे मदर है और डॉटर है। तो बेसिकली क्या कहा जाता है कि कोई भी बच्चा है तो उसको क्या कहते हैं कि ये मम्मी पे गया या पापा पे गया। सो वो कैसे डिटरमाइन होता है, बिकॉज ऑफ द जीन्स। अब जो जीन्स होते हैं वो कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम्स। जब कोई सेल डिवाइड होता है तो जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो क्रोमोसोम्स बनाता है। अब जो यही क्रोमोसोम्स होते हैं ये जीन्स को कैरी करते हैं, और जीन्स क्या होते हैं, ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मतलब से जो शक्ल मिलती जुलती है, मतलब जो पुराने समय से चलता आ रहा हो एक फैमिली में। पेरेंट सेल को न्यू सेल्स में जब बदलाव होता है तो जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे पास ऑन होते हैं, थ्रू जीन्स विच आर कैरिड बाय क्रोमोसोम्स। ये जो ये सिंबल है ये क्रोमोसोम्स का सिंबल है जो आपने देखा होगा। यहाँ पे जो ये चीज़ है ना ये क्रोमोसोम है जिसको यहाँ पे और जूम करके दिखाया गया है, और या फिर यूँ कह लो कि जो एक सिंबल दिखाया जाता है फॉर जीन्स, दिस इज द सिंबल, ठीक है। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है कंट्रोल करता है किसी भी एक सेल जो होता है उसकी जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल भी कहा जाता है। इट इज़ द कैरियर ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पुरखों से चलती आ रही हो फैमिली में, ठीक है, उसको कैरी करता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब जो उनका बच्चा होता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ अ सिंगल सेल टू फॉर्म टू सेल। जब एक सेल जो है जब वो डिवाइड होता है तो वो दो डॉटर सेल्स बनाता है। बच्चा द चाइल्ड विच इज़ बॉर्न, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, डॉटर सेल्स ही फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ अ सिंगल सेल टू फॉर्म टू सेल्स इज नोन एज सेल डिवीजन। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये मैंने आपको ऊपर जब इमेज दिखाई थी स्टार्टिंग में तभी बताया था। ये सेमी सॉलिड कलरलेस सेमी सॉलिड होता है, मतलब ना तो ये पूरा लिक्विड है ना तो ये पूरा सॉलिड होता है, ठीक है, बीच की चीज़ है। कलरलेस होता है, जेली लाइक पार्ट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होता है। सेल्यूलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, मोस्टली जो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती हैं दे अकर विद इन द साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज की हेल्प से साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सारी जो मोस्टली जो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हैं वो अकर होती हैं। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रिएंट्स विद अ सेल। जो एक सेल है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हेल्प करता है एक साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर कोई चीज़ घुसी है, अब वो यहाँ पे आ गई, उसको अगर मुझे कैरी करना है, अगर मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ, ये जो सेल ऑर्गेनेली है जिसको मैंने अभी सर्कल किया, इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर उस सब्सटेंस को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचना है तो वो कैसे पहुँचेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे ट्रैवल करते हुए ऑल द वे टू द माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ही पहुँचेगा ना, बिकॉज क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो जेली लाइक है तो उसे चीज़ कैरी होती जाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता जाता है विद इन अ सेल, ठीक है। हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, और किसमें हेल्प करते हैं, इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उसके बीच में जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का उसमें हेल्प करता है। सेल ऑर्गेनेलीज की अब बात करी जाए तो इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज अ सेल हैज़ मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है एक सेल को, और उसके लिए उसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स आर सम ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज। सबसे पहली बात आप मेरी एक चीज़ सुन लो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, प्लास्टिड्स जो हैं और जो वैक्यूल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज बताएं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी जाए तो ये प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन।
ये होते क्या हैं? इसका जो इमेज है ये मैंने आपको यहाँ पे लगा दिया, आप देख लो। दे आर स्मॉल रॉड शेप्ड या फिर स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं, छोटी होती हैं और रॉड शेप्ड या फिर स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं, और ये एक सेल में बहुत ज़्यादा नंबर्स में पाई जाती हैं। हर एक जो माइटोकॉन्ड्रियन है वो दो मेम्ब्रेन से बना होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टे। अब इस इमेज में जरा सा मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। ये जो है ना, ये होता है, ये हो गई मेरी आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद एक इनर मेम्ब्रेन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ऐसे यहाँ पे ना कर्व टाइप का अजीब सा जो शेप है ये फॉर्म करती है, फोल्ड हो रही है, ये इनर मेम्ब्रेन है पहली चीज। और जो फोल्ड होकर जो ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर बना रही है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टे, CRISTAE। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शंस होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन द सेल। सेल में जो रेस्पिरेशन है उसकी साइट्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन के दौरान जो फूड है वो ऑक्सीडाइज होता है in the presence of oxygen and energy is released in the form of adenosine triphosphate। रेस्पिरेशन अभी आपके चैप्टर नहीं है, सेकेंड टर्म में कोर्स में आएगा तब मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखो जो रेस्पिरेशन है वो एक ऐसी ब्रीदिंग, एक तो आप सांस लेते हो, पर आप जब सांस लेते हो तो उसमें ऑक्सीजन होती है। अब वो जो ऑक्सीजन है वो जाके फूड से मिलती है, इसको हम कहते हैं फूड इज ऑक्सीडाइज। फूड ऑक्सीडाइज होता है किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसको हम कहते हैं अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब इस वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ अ सेल भी कहा जाता है। राइबोसोम्स, these are small round structures present either in a free state in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum। राइबोसोम्स जो हैं ये स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं या तो फ्री स्टेट में साइटोप्लाज्म में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती हैं। ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती हैं। जरा सा मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, राइट, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है। इसके बाहर जरा सा देखो, कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेड रेड कलर का, राइट, इसको मैंने ही यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए करा हुआ है। इसको देख के आप पहचान पा रहे होगे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। अभी आगे मैं दिखाऊंगी। राइबोसोम्स देखो एक तो फ्री स्टेट में भी होते हैं और एक होते हैं अटैच्ड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियस है इसे जो ये ब्लू कलर की चीज जुड़ी हुई है, इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज जो है ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसी से जुड़े हुए हैं राइबोसोम्स। जो ये चीजें हैं ना ये राइबोसोम्स हैं। और अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ऊपर देखो, इसमें भी ये क्या है, ये राइबोसोम है। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये जुड़ी हुई हैं इससे, ये राइबोसोम है। दीज आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आप देख पा रहे हो राइबोसोम्स क्या है। ये जो इमेज है इसमें अगर ध्यान से देखो, इसमें न्यूक्लियस को अलग से दिखाया गया। तो एक चीज समझो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से जुड़ा होता है और राइबोसोम जो होते हैं वो कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे देखो जो ये है ना ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, आपको ये बात पता है। अब इसमें जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, इसमें जो ये चीज़ है, फिर ये है, इस तरह के जो ये डॉट्स हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये असली में क्या है, इनका नाम राइबोसोम। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करी जाए तो ये वो प्लास्टिड्स हैं जिनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है कॉल्ड क्लोरोफिल। लीफ का जो चैप्टर है सेल में वो आपने अगर पढ़ा है तो उसमें इट इज गिवन। जो ग्रीन जो पिगमेंट है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है और ये जो क्लोरोफिल है ये किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नाम के प्लास्टिड में। दे इम्पार्ट ग्रीन कलर टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स वेयर दे आर प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये ग्रीन कलर देते हैं लीव्स को या फिर और भी प्लांट के पार्ट्स में जहां पर भी वो प्रेजेंट होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके दो रीजन्स होते हैं, ग्राना एंड स्ट्रोमा। ये आपके कोर्स में नहीं है, स्टिल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखो ग्राना की अभी बात करेंगे, सबसे पहले स्ट्रोमा देखो। जो ये वाला रीजन है ये है स्ट्रोमा वाला रीजन, ठीक। फिर यहाँ पे आप देखो ये एक स्टैग बना हुआ है, यहाँ पे कई सारे जो ये प्लास्टिड्स हैं क्लोरोप्लास्ट का ही अंदर का जो हिस्सा है, ये सारे जो हैं ये डिस्क शेप्ड कहा जाता है इनको। इसका जो स्टैग बना हुआ है उस स्टैग को कहते हैं हम ग्रैनम। और ग्रैनम जब बहुत सारे होते हैं, देखो एक स्टैग ये है, एक स्टैग ये, एक ये, सबसे जब बहुत सारे ग्रैनम होते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रैना।
तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके दो रीजन होते हैं, एक ये स्ट्रोमा वाला और एक ये वाला रीजन जिसमें सारे के सारे ये डिस्क शेप जो सैक्स है उसका जो स्टैक है वो आ जाता है। स्टैक क्या होता है, एक कलेक्शन होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। इनको हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट की बात करी जाए तो दीज आर द प्लास्टिड्स विद कलर्ड पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन। ये वो प्लास्टिड्स है जिनमें कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं ग्रीन के अलावा। ग्रीन अगर है तो वो क्लोरोप्लास्ट है और अगर उसके अलावा कोई और पिगमेंट है तो दैट इज क्रोमोप्लास्ट। ये कहाँ पाया जाता है, मोस्टली फाउंड इन फ्रूट्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। फलों में देखे जाते हैं और जो फ्लावर होता है उसके जो पेटल्स होते हैं उसमें होते हैं, ठीक है। रेड, ऑरेंज और येलो कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। जो भी फल जिस भी कलर का है उसका प्रेजेंस जो क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से ही किसी भी फ्रूट और फ्लावर का जो कलर है वो रेड, ऑरेंज और येलो वगैरह होता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करी जाए तो ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं डिवॉइड ऑफ एनी पिगमेंट, मतलब इसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। दिस स्टोर फूडिंग का काम, अगर वो किसी भी कलर के नहीं तो उनका काम क्या होता है, ये फूड प्रिपेयर, जो प्लांट में फूड प्रिपेयर किया जाता है उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स। दे आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की रूट्स में ये पाए जाते हैं और अंडरग्राउंड स्टेम्स में भी पाए जाते हैं। जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स मतलब वो जैसे जो चीज़ें ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, पटेटो, जिंजर, यहाँ पे जिंजर की भी इमेज लगी हुई है और पटेटो की भी, पटेटो एंड जिंजर। वैक्यूल की बात करी जाए तो अ वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। जो एक वैक्यूल होता है वो किससे बना होता है, बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। द मेम्ब्रेन एनक्लोजेज अ फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेल सैप, और ये कंटेन करता है, जो वैक्यूल है या कह लो जो सेल सैप है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, शुगर्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स एंड मिनरल्स। ये चार चीज़ें होती हैं। जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें जो वैक्यूल्स हैं वो बड़े होते हैं और एनिमल सेल्स में छोटे होते हैं। लेकिन कुछ जो प्लांट सेल्स देखो, कुछ प्लांट सेल्स में सिर्फ एक बड़ा ही वैक्यूल होगा, वहीं पर जो कुछ एनिमल सेल्स होते हैं उसमें या तो एक छोटा वैक्यूल, बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे, जैसे कि अमीबा नाम का जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें होते हैं, या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा, या तो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। जो ये इमेज लगी है इसमें जो ये चीज़ है, ये जो ऑर्गेनली है, ये एक वैक्यूल है। फंक्शंस ऑफ अ वैक्यूल, वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है, द वैक्यूल कीप्स द cell turgid and keeps it in shape. They help the cell in remaining turgid and keeps it in shape. Help the cell remain turgid and keeps it in shape. Turgid मतलब वो अपने शेप में बने रहें, ठीक है। They store food materials और जो वाटर और फूड मटेरियल्स होते हैं उनको सेल में ये स्टोर भी करता है। अब की पॉइंट्स करके आपकी बुक में दिया है, सो यहाँ पे भी इसी हेडिंग से मैंने लिख दिया है। जो पार्ट्स बोथ प्लांट और एनिमल सेल में पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम्स, ठीक है। अब ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स। सेल वॉल और प्लास्टिड्स आपको एनिमल सेल में कभी भी नहीं मिलेंगे। और वहीं पे ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं, वो होते हैं सेंट्रोसोम एंड लाइजोसोम्स। इनका सिर्फ अभी नाम आपके कोर्स में, ठीक है। सेंट्रोसोम और लाइजोसोम जो है वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं और कभी भी आपको प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे। अब एक प्रोसेस है सेल डिविजन, इसके बारे में ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताया था। लेट्स टॉक अबाउट अगेन इन शॉर्ट, ब्रीफ में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। सेल डिविजन इज द प्रोसेस जिससे एक जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करता है टू फॉर्म 2 न्यू डॉटर सेल्स। सेल डिविजन एक ऐसा प्रोसेस है इसमें सेल डिवाइड करता है टू फॉर्म 2 न्यू डॉटर सेल्स। अब चाहे वो सेल जो है वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हम कहते हैं उसको डॉटर सेल ही है, ठीक है। जो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं वो वापस से डिवाइड करती हैं इनटू 4 न्यू सेल्स और इसी तरह से डिवीजन चलता जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में अगर एक सवाल आ रहा है कि एक सेल जो था उसने डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाए, तो 2 डॉटर सेल 4 कैसे बना सकते हैं। देखो यार ये सिंपल सी मैथ है, एक था उससे कितने बने 2। अब इसी प्रोसेस को अगर वापस करोगे तो हर एक जो सेल है वो वापस से 2 बनाएगा, तो फाइनल में कितने बने आपके पास, बने 4।
इसी तरह से अगर मैं फर्दर इसको डिवाइड करना चाहूँ तो फिर एक बना, 1 2, तो इस तरह से मेरे पास कितने बन गए, 2 4 6 8, मेरे पास 8 बन गए अगर मैं यूज़ करती हूँ 4 सेल्स को। ठीक है, इस तरह से डबल होता जाता है, इस तरह से पूरा पूरा डिवीजन होते होते हमारी पूरी एक ह्यूमन बॉडी बन जाती है। सेल डिवीजन, व्हेन अ सेल इज फॉर्म्ड इट इज स्मॉल। जब एक सेल फॉर्म होता है तो वो छोटा होता है, जब फूड वो डाइजेस्ट करता है तो वो साइज में बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है। एक सर्टेन क्रिटिकल साइज जब वो पहुंच जाता है तब जो सेल है वो डिवाइड करता है इंटू 2 सेल्स। द प्रोसेस बाय विच सेल्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज सेल डिवीजन। मैं प्रेफर करूंगी जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 न्यू डॉटर सेल्स। इसी वाली डेफिनेशन को आप याद करें एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है ये बहुत कंप्लीट नहीं है, इसमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिसिंग हैं। ठीक है, जो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं थ्रू सेल डिवीजन उन्हें कहा जाता है डॉटर सेल्स। मैंने आपको पहले बता दिया। न्यू सेल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। न्यू सेल्स अब क्यों बनते हैं, फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो सेल्स मर गए हैं उनको रिप्लेसमेंट की जब जरूरत होती है तब भी न्यू सेल्स बनते हैं। 2 चीज़ों के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म and to replace the cells that die. Some cells in our body divide throughout our life. हमारी बॉडी में कुछ जो सेल्स हैं वो पूरी ज़िंदगी भर डिवाइड करते हैं, और वहीं पे एक ह्यूमन बॉडी जो है उसमें मिलियंस ऑफ ब्लड सेल्स हर सेकंड मरते हैं और रिप्लेस कर दिए जाते हैं। स्किन सेल्स जो होते हैं वो भी डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन जो नर्व सेल्स होते हैं वो ब्रेन की, वो एक बार मर गई तो मर गई, उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इसीलिए ह्यूमन बॉडी जो है वो अपने, ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट है, गिव रीजन में आता है। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है वो अपने पूरे सारे के सारे पार्ट्स की इंजरीज जो हैं उनकी इंजरीज को ठीक कर सकता है, लेकिन नर्वस सिस्टम की इंजरी को वो ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि एक बारी अगर ब्रेन की नर्व सेल्स मर गई तो मर गई, उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, डिड यू नो जो हमारी बॉडी है वो न्यू ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती रहती है। सेल्स तो प्रोड्यूस करती है, न्यू ब्लड सेल्स को भी वो प्रोड्यूस करती रहती है। हर 2 एवरी मिनट, हर मिनट जो है 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स डाई होती हैं और उनके पेरेंट सेल के डिवीजन से वो बनती हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर जिस चीज़ों से मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये जो नोट्स हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यू कैन गेट इट थ्रू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आप उस पर जाके यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इन नोट्स का फ़ायदा ये है कि आपके बुक में जो पैराग्राफ्स में दिया गया है वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, और साथ साथ इमेजेस भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सी मैंने लगाने की कोशिश करी है। So they will be helpful for you. If you want to download them, the link is there in the description. अगर आपको कोई भी क्लास 6 का चैप्टर पढ़ना हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, देन आई एम देयर। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द आपको वो चीज़ उस चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। सो until next video, bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.